नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज सभी का आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। सीबीएसई में जो बच्चे 10th क्लास में आज एग्ज़ाम दे के आए हैं, मैं एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशंस, डिटेल सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पर, ताकि आप सब अपना आंसर मैच कर सकें। मेरे पास अभी सेट 3 है। मेरे हिसाब से लगभग सभी सेट में सेम से एमसीक्यू आए हैं। जो एमसीक्यू इससे अलग होंगे वो मैं डाल दूंगा, बाकी सभी सेट्स के लोग अपने इन एमसीक्यूज़ के साथ मिलाकर चेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -11/3 5 एंड क्यू पॉइंट इज -2/3 एंड 5। तो हम यहाँ पर अपना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, दैट इज x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर एंड अंडर द रूट। इस फार्मूले का यूज करके हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। हम इसको x2 मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं एंड इसको y2 मान लेते हैं। सो जब हम इसको इस फार्मूले में रखेंगे तो -2/3 माइनस माइनस प्लस 11/3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 5 का होल स्क्वायर और अंडर द रूट। सो क्या आंसर आएगा मेरे पास, ये तो 0 हो जाएगा। और ये 9/3, 9/3 मीन्स 3 स्क्वायर और अंडर द रूट दैट इज 3। तो इसका आंसर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर्कल और ट्रायंगल से पूछा गया है। ए बी और बी सी दोनों इक्वल हैं और 10-10 सेंटीमीटर दे रखे हैं। यहाँ पर ए सी 7 सेंटीमीटर दे रखा है और हमसे यहाँ पर बीपी की लेंथ पूछी हुई है। तो बीपी की लेंथ हम यहाँ पर टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट वाले कंसेप्ट का यूज करके निकाल लेंगे। ये बी है और बी से एक टेंजेंट बी ए गई हुई है और बी से एक टेंजेंट बी सी गई है, तो ये दे आर इक्वल इन लेंथ। बीपी एक टेंजेंट है, हम बीपी तक लेंगे और बी क्यू एक टेंजेंट है। तो बीपी को अगर मैं एक्स मान लूँ तो ये भी एक्स होगी, एंड अगर ये y है तो ये भी y और ये z है तो ये भी z। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए बी यानी कि x प्लस y, वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही सॉरी ये नहीं है, ये कैसे हो जाएगा। अगर इसको x मान ले, इसको y मान ले तो ये भी y होगा, इसको z मान ले तो ये भी z होगा। तो x प्लस y हमें कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। एंड यहाँ पर हमें y प्लस जो z दे रखा है वो कितना दे रखा है, y प्लस जेड बनेगा AC दे रखा है 7 एंड x प्लस जेड कितना दे रखा है, x प्लस जेड फिर से हमें 10 दे रखा है। हम तीन इक्वेशंस को सोल्व करके x की वैल्यू पता कर लेंगे। x की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दो इक्वेशंस को सोल्व कर लिया, इन दोनों इक्वेशंस को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और सब्ट्रैक्ट करने पर बना x माइनस जेड इक्वल टू 3 और हमारे पास नीचे x प्लस जेड इक्वल टू 10 दे रखा है। ठीक है, और हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने पर ये क्या बन जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 13 एंड x इज इक्वल्स टू 13/2 दैट इज 6.5। तो 6.5 यानी कि सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये 9th क्लास में भी खूब चलता था और यहाँ 10th में भी चल रहा है। ये क्यूबॉइड टाइप का मामला बनेगा। हमें रेट ऑफ फ्लो बताना है बस, हाउ मच वाटर फॉल इनटू द सी इन 2 मिनट्स। सो डीप दैट मींस हाइट, इसको मैं कंसीडर कर लेंगे 3, वाइड यानी कि 20 को कंसीडर कर लेंगे 40, और यहाँ पर इस लेंथ को हम इसको एज ए लेंथ करेंगे। एक आवर में क्या होता है, एक आवर मतलब 60 मिनट्स, यानी कि 60 मिनट्स में 2000 किलोमीटर पानी मतलब बह रहा, 2000 के डिस्टेंस से पानी बह रहा है। दैट मीन्स 1 मिनट में पानी जो बहेगा वो कितना बहेगा, 2000 मीटर, सॉरी ये मीटर हो जाएगा, यहाँ पर 2 किलोमीटर को कन्वर्ट कर लिया हमने, 2000 मीटर अपॉन 60 हो जाएगा। एंड उस 1 मिनट में ये पानी की तो लेंथ है और उसी पानी की जो हाइट और ब्रेड्थ है वो इतनी हो जाएगी। तो उस 1 मिनट में पानी कितना बहेगा, 2000 अपॉन 60 इंटू 3 इंटू 40। बट हमें तो बताना कि पानी 2 मिनट में कितना बहेगा। अगर 1 मिनट में इतना बह रहा है तो 2 मिनट में बहने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जानने के लिए। तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 200 इंटू 40 दैट मीन्स 8000 मीटर क्यूब 2 मिनट में पानी सी के अंदर चला जाएगा। तो
सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, if the mean and the mode of the distribution are 15 and 18 respectively, find the median of the distribution। इसके लिए हमारे पास एक इंपीरिकल फार्मूला बोलते हैं, इंपीरिकल फार्मूला बोलते हैं, वो होता है, उसी का हम यूज करके इसको निकाल लेंगे। क्या होता है इंपीरिकल फार्मूला? मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। दिस इज द इंपीरिकल फार्मूला। इसी इंपीरिकल फार्मूला का हम यूज करके हम क्या कर लेंगे? मीडियन की वैल्यू निकाल लेंगे। हमें यहाँ पर मीन दे रखा है कितना? 15 और मोड दे रखा है 18, तो 18 यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। और मीडियन हमें निकालना है तो दैट इज 3 मीडियन एंड माइनस 2 मीन दैट इज माइनस 30। सो माइनस 30 को इधर ले आएंगे तो हम 18 प्लस 30 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 3 मीडियन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 48 इज इक्वल्स टू 3 मीडियन एंड मीडियन इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 3 यानी कि 16। सो इसका भी आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एपी से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है कि 11th टर्म फ्रॉम द एपी, लेकिन यहाँ एंड से पूछा गया है। तो एंड वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते थे? हम एपी को पलट देते थे, यानी कि जो शुरुआत की टर्म्स थी उसको लास्ट का बना देते थे, जो लास्ट की टर्म थी उसको शुरुआत का बना देते थे। लास्ट की टर्म यहाँ पर -62 है। अगर हम इसका डी देखें तो डी क्या है? डी है -3। 7 माइनस 10 करेंगे तो -3 है। तो देन -62 करेंगे तो इससे नेक्स्ट कौन आएगा? और कम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज -59 एंड देन -56 एंड so on we have moved to the this is 4 7 and 10। नाउ जो इसकी 11th टर्म होगी वो इस एपी की एंड से 11th टर्म होगी। सो हम यहाँ पर ए क्या निकाल लेंगे? A11 क्या होता है? A प्लस 10D। अब इस एपी में जो ए हो जाएगा वो -62 हो जाएगा और डी हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। सो A11 इज -62 प्लस 10 इंटू 3 दैट इज -62 प्लस 30 दैट इज -32। सो सी इज द राइट आंसर। लास्ट से जो 11 टर्म होगी वो -32। अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? One card is drawn at the random from the well shuffled pack of 52 playing cards. The probability that drawn card is queen. So 52 कार्ड्स में 4 क्वींस होती हैं, तो 4/52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फेवरेबल हमारे लिए 4 क्वीन है, टोटल 52 कार्ड्स, तो 4/52 इसका आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट ऑप्शन होगा। ये वाला क्वेश्चन फिर से सर्कल और टेंजेंट से, इसमें थोड़ा सा हम ट्रिग्नोमेट्री भी यूज करेंगे। पी क्यू इज टेंजेंट, ओ क्यू इज रेडियस जो कि 5 सेंटीमीटर दे रखा है, रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है। देन हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पी क्यू की लेंथ पूछी गई। हमें पता है कि रेडियस है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है और ये वाला एंगल हमें दे रखा है, तो दैट मींस ओ पी क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब हमें उसका एक एंगल पता हो और एक साइड पता हो तो हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज करके सारी चीजें आराम से निकाल सकते हैं। अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो हमें 5, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। पी क्यू निकालना है तो पी क्यू बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज नथिंग बट टेंजेंट 30 डिग्री, ये रेशियो हमारी होती है। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। सो पी क्यू इज 5√3। सो ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी? इसको हमें ऑप्शन से सोल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन ए देखें तो 0 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट्स, जो इवेंट्स पॉसिबल ही नहीं होते उनकी प्रोबेबिलिटीज 0 होती है। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी हमारी या तो 0 हो सकती है या उसके बीच में हो सकती है या 1 हो सकती है। 1 और 0 के बीच में हो सकती है, कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब इसमें कोई ऑप्शन ऐसा होगा जो 1 से बड़ा होगा। ये ऑप्शन भी 1 से बड़ा नहीं है, ये ऑप्शन भी 1 से बड़ा नहीं है, ये वाला ऑप्शन 1 से बड़ा है। कैसे? अगर हम इसको ठीक से एक्सपेंड करें तो इसको लिखा जाएगा 1/100 और वो 100 अगर पलट के ऊपर चला गया
तो ये लिखा जाएगा 7 into 100, that is 700. 700 is greater than 1, so it is cannot be the probability. So B is the right answer. Next, ये वाला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। हमें याद है कि आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर हम इसके फैक्टर कर दे कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली का, जिसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। इसी का यूज करके अगर हम यहाँ पर लिखें तो इसको लिखा जा सकता है सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1। हमें सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 1/3। तो इसको लिखा जा सकता है 1/3 इंटू सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 1। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 3, और इसी की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो 3 इसका राइट आंसर होगा, दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा गया है, जिसके हमें रूट्स दे रखे हैं। एक का नाम हम अल्फा रख लेते हैं और दूसरी का नाम हम बीटा रख लेते हैं, दूसरी रूट का नाम, ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया है, वो इक्वेशन बताओ जिसके ये रूट्स हैं। तो इक्वेशन बताने के लिए हमें क्या करना होता है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जान लेना होता है। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स हम निकाल सकते हैं। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल और 6 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो इस पर प्रॉपर्टी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 2 दैट इज 7। तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होती है। सो इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर, एस का मतलब सम, तो -6x एंड प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम 9th क्लास से करते आते हैं। जिस बच्चे ने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को ठीक से सोल्व किया होगा 9th क्लास में, उसने इस क्वेश्चन को पाया होगा वहां पर भी। If every term of a statistical data is consisting n term is decreased by 2, then the mean of data। ऐसा क्या होता है, ऐसे केस में हर एक टर्म में से जो चीज सब्ट्रैक्ट कर दी जाती है तो उतने से ही मीन भी सब्ट्रैक्ट हो जाता है, उतने से ही मीन भी सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हर एक टर्म को कितने से घटा गया, 2 से, तो मीन भी कितने से डिक्रीज हो जाएगा, 2 से। अगर यह इंक्रीज का क्वेश्चन होता तो उतने से ही इंक्रीज हो जाता, जितना हम हर एक टर्म में इंक्रीज करते और मल्टीप्लाई करते तो उतने से ही मीन मल्टीप्लाई हो जाता है। यही बेसिक कंसेप्ट है। तो इसका आंसर आ जाएगा डिक्रीज बाई 2। द नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग जीरोस -3 and 5। इसके लिए तो एक ही पोलिनोमियल होगी, दैट इज ओनली 1। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब कुछ बच्चों ने इसको सोल्व किया होगा, लेकिन कुछ क्या कर सकते हैं, हम इसमें सीधा ऑप्शन पुट कर सकते हैं। सीधा ऑप्शन पुट करेंगे तो भी ये सोल्व हो सकता है। ये यहाँ पर ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है। ए ऑप्शन देखें तो ए ऑप्शन इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम x की जगह b पुट कर दे और y की जगह a, तो a प्लस बी बी प्लस ए इक्वल बात ही होती है। लेकिन इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो बात नहीं बनेगी, ए बी बन जाएगा और ये माइनस बी ए बन जाएगा, जो कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल नहीं है। ये ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि माइनस का आ जाएगा, यहाँ माइनस का है नहीं। अब सी ऑप्शन को चेक करते हैं। सी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और सी ऑप्शन इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसको पुट करेंगे तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इसको हम ऑप्शन से करेक्ट करें तो इसका आंसर आ जाएगा सी। सी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एपी से। एपी की हमें nth टर्म दे रखी है, दैट इज 3n प्लस 7, और हमसे पूछा गया है इसका कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हम यहाँ आराम से निकाल सकते हैं, बड़ा आसान सा मामला है। हम इसकी दो टर्म निकाल लेते हैं। एक बार n की जगह 1 पुट किया तो ये 10 बन गया, और n की जगह 2 पुट किया तो ये क्या बन गया, 13 बन गया। तो d क्या होता है, a2 माइनस a1, so 13 minus 10 that is 3, so B is the right answer। next क्वेश्चन आया है, बहुत सारे बच्चों ने इसको थेल्स थ्योरम से
किया होगा तो उसका आंसर गलत आया होगा, हो सकता है कि वो ऑप्शन में भी दे रखा हो। ये थेल्स थ्योरम से नहीं, ट्रायंगल के सिमिलरिटी के कंसेप्ट से होगा, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। तो हम यहाँ सिमिलरिटी का कंसेप्ट जब लगाएंगे तो यहाँ पर बनेगा AD, हमें ये लगाना होगा AD अपॉन AB एंड 4 अपॉन x। अगर हम AD देखें तो वो 2 सेंटीमीटर है और AB देखें तो 5 सेंटीमीटर है, विच इज इक्वल्स टू 4 अपॉन x। यहाँ से आंसर इसका आएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल एंड x की वैल्यू 10 आ जाएगी। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ मिस्टेक की होगी कि इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी से कर दिया होगा, उससे उनका आंसर नहीं आया होगा, गलत आया होगा। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी से नहीं होगा, ये वाला क्वेश्चन उनका 6 आंसर आया होगा, तो वो 6 आंसर नहीं बल्कि इसका 10 आंसर आएगा। अगला ट्रायंगल भी सिमिलरिटी से है, अगला क्वेश्चन भी सिमिलरिटी से है। ये सिमिलरिटी के नाम रखने से का क्वेश्चन है। कोई भी ट्रायंगल अगर हम सिमिलर हो जाता है तो उसका नाम ऐसे ही नहीं रख देते, नाम रखने के लिए हमें उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर नहीं कहा गया, इन दोनों के ट्रायंगल में बात की गई है। ठीक है, हमें इनको सिमिलर बनाने के लिए बताना कि कौन सा और पार्ट इक्वल होगा इसके कोरस्पॉन्डिंग। अब हमें देखना होगा कि देखो ए बी अपॉन डी ई, यानी कि ए बी के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, डी ई है, तो इसमें सी बचा होगा और इसमें कौन बचा होगा, एफ बचा होगा। ठीक है, और यहाँ पर बी सी के कोरस्पॉन्डिंग एफ डी है, एफ डी है। तो ध्यान रखना है कि बी सी के कोरस्पॉन्डिंग एफ डी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ई को आगे पीछे रखना पड़ेगा और इसको पीछे। डी एफ और एफ डी एक ही बात होती है। ठीक, तो अब हमें ये ध्यान देना है कि ट्रायंगल की दो साइड्स क्या आ रही हैं, प्रपोर्शन में आ रही हैं। ट्रायंगल्स की दो साइड प्रपोर्शन में आ रही हैं। नाम रख लेते हैं हम इसका ए बी सी, इसका नाम यहाँ पर रख लेते हैं ई डी और एफ। ठीक है, कौन सी दो साइड प्रपोर्शन में है, ए बी के प्रपोर्शन में डी ई है, मतलब इसके प्रपोर्शन में ये वाली साइड है, और बी सी के प्रपोर्शन में ये वाली साइड है। तो हम प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं कि अब उसी एंगल को इक्वल होना पड़ेगा जो इन दोनों साइड के बीच में आ रहा होगा। तो यानी कि हमारा ये वाला एंगल जब इस वाले एंगल के इक्वल होगा तभी ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे, अदरवाइज किसी और के होने से सिमिलर नहीं होंगे। इस कंसेप्ट के रिलेटेड, इस क्राइटेरिया के रिलेटेड, ये कौन सा क्राइटेरिया है, SAS क्राइटेरिया है। तो ए जो एंगल हो इन दोनों के बीच का होना चाहिए, तो यहाँ पर एंगल बी को डी के इक्वल होना पड़ेगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, बड़ा आसान सा है, वैल्यू पूछी हुई है, तो हम यहाँ पर अपनी वैल्यूज का यूज कर देंगे और रख देंगे। यहाँ पर हमें पता है कि टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, नीचे 1 और 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा इसका। अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बना क्या, ये बना ऊपर 2/√3 और नीचे क्या बना, 3 को एलसीएम लेंगे तो 4/3 बनेगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब ये इसको कैंसिल करेगा तो ये, और ये इसको कैंसिल करेगा तो यहाँ पर ये रूट, यानी कि √3/2। ऑप्शन में √3/2 नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रीज हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू √3/2 आती है। तो √3/2 sin 60 डिग्री होता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सर्कल टेंजेंट से आया हुआ है। ओ ए 6 सेंटीमीटर है, ओ ए बी 30 सेंटीमीटर है, ओ इज सेंटर है, देन रेडियस, दैट मीन्स हमें ओ बी बताना है। ये फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। और फिर वही ट्रायंगल में अगर हमें एक साइड पता और एक एंगल पता हो तो हम सारी चीजें बता सकते हैं, सारी साइड्स बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंसेप्ट लगा देंगे क्या, ओ बी अपॉन ओ ए इक्वल टू, अब ये क्या रेशियो बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज साइन, तो साइन 30 डिग्री। ओ बी पता नहीं है, ओ ए पता है 6 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ओ बी क्या आ जाएगा, यहाँ पर ओ बी आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ए इज द राइट आंसर। हाँ, ये नए सवाल हैं असर्शन और रीजनिंग वाले, इसमें डाला गया है। असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम क्या करना है, पहले इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को देखना और फिर देखना कि क्या ये वाली स्टेटमेंट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बनती है या नहीं बनती है।
19th क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो असर्शन में क्या कहा गया है, द नंबर 5 पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 वेयर n इज नेचुरल नंबर। सही बात है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी अगर नंबर को की पावर को 0 से एंड करना है तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का एक साथ होना जरूरी है। और अब 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन में तो 2 और 5 एक साथ है ही नहीं, सिर्फ 5 है। तो 5 की पावर n कभी भी 0 से तो एंड नहीं हो सकती, तो असर्शन एकदम ठीक है। रीजन वाली स्टेटमेंट को देख लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज ओनली 2 फैक्टर। सही बात है, ये भी 5 के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और 5। ठीक है, तो रीजन वाली ट्रू बात भी स्टेटमेंट ठीक है। और क्या ये ठीक एक्सप्लेन कर रहा है? हाँ, असर्शन को एकदम ठीक एक्सप्लेन कर रही है ये रीजन वाली स्टेटमेंट, क्योंकि वो 0 से इसलिए एंड नहीं हो रहा क्योंकि उसमें 2 और 5 नहीं है, इसके फैक्टर में सिर्फ 1 और 5 हैं। तो बोथ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिकॉज इसके सिर्फ यही दो फैक्टर हैं। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन। 20th question, if the point 4 3 x 5 lie on the circle, okay, on the circle with center 2 3, then the value of x is 2। चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं ये सर्कल है, ये रहा, ये ए पॉइंट सर्कल पे लाई करता है और ये बी पॉइंट भी सर्कल पे लाई करता है। ठीक है, ओ सेंटर है जो कि 2 3 है, तो इसको 2 होना पड़ेगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, ये तो कोड भी हो सकती है, x की वैल्यू 2 हो, नहीं पता नहीं, रीजन को देखते हैं। x की वैल्यू ये इससे तो नहीं होगा, ऐसा जरूरी, ऐसा पॉसिबल होना जरूरी नहीं है। पहले रीजन वाले स्टेटमेंट को देखते हैं, सेंटर ऑफ ए सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच कोड। नो, ईच कोड कैसे, वो तो डायामीटर का तो हो सकता है, डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, ओनली वन कोड का तो मिड पॉइंट हो सकता है डायामीटर, दैट इज ईच कोड का मिड पॉइंट सेंटर नहीं हो सकता, मिड पॉइंट सेंटर मिड पॉइंट नहीं हो सकता, तो रीजन तो गलत है। और ऐसा एक ही ऑप्शन है जहां पर रीजन फॉल्स हो और असर्शन ट्रू हो सकती है, क्योंकि दोनों फॉल्स का ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी 20th के लिए हो जाएगा। तो ये आपके एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं। आशा करता हूं आप सभी के एमसीक्यूज अच्छे रहे होंगे।